चैनल में आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय आलोक सर। तो गाइज आज मैं लेके आया हूं नया सेट 6 जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। इससे पहले सेट 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए आज का सेट 6 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Polity useful for RRB, NTPC, UPSI, Group D, Lekpal and various SSC examination presented by me Alok Kumar. Let's start. In today's topic, we will talk about the union and its territories. तो union and its territories का पार्ट कौन सा होता है? पार्ट 1 होता है। पार्ट कौन सा होता है? पार्ट 1 होता है। और आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 जो होता है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करता है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 जो होता है वो इंडिया यानी कि भारत जो होता है उसको क्या कहता है? यूनियन, मतलब भारत जो वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है जितने भी स्टेट्स होते हैं इंडिया के, वो किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 1 यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर आते हैं। और याद रखिएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर सिर्फ जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको इंक्लूड करा गया है। यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट नॉट इंक्लूडेड, यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन एक वर्ड आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको तो इंक्लूड करा गया, प्लस जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनको भी इंक्लूड करा गया। कौन से वर्ड के अंदर? टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 1 जो कि भारत को क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट होता है। यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर सिर्फ स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड नहीं किया गया। और टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट्स भी आते हैं, प्लस जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं इंडिया के वो भी इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। आप लोग को जैसे मालूम हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर हैज़ गिवन अ स्पेशल स्टेटस। कब दिया गया था? 17 नवंबर 1952। 17 नवंबर 1952 को जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। अंडर आर्टिकल 370 में दे दिया गया था। एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957। 26 जनवरी 1957 को जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। अब तो आर्टिकल 370 जो है, जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसे क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था। 2019 में उसे क्या कर दिया गया था? अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है इंडिया जैसे आज़ाद हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947। तो उस समय क्या थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसलरी स्टेट से। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोविंसेस, ऐसे प्रांत जो कि जिसको कौन कंट्रोल करते थे? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, अंग्रेज कंट्रोल करते थे। और प्रिंसलरी स्टेट का मतलब होता है ऐसे स्टेट्स जो होते हैं जो कि कौन कंट्रोल करता है? राजा कंट्रोल करता है। जितने भी राजा थे उस समय के वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन किसके अंडर काम करना पड़ता था? क्राउन के अंदर काम करते थे। किसके अंदर? क्राउन के अंदर काम करते थे। तो याद रखिएगा ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब होता है अंग्रेज यहाँ पे कंट्रोल करते थे, और प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है राजा काम करते थे। लेकिन किसके अंडर काम करना पड़ता था? क्राउन के अंदर काम करते थे। एक एक्ट आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में क्या बोला गया था? इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब दो कंट्रीज बनाया जाएगा। एक इंडिया बनाया जाएगा एंड सेकेंड पाकिस्तान बनाया जाएगा। कौन से एक्ट में बोला गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में बोला गया था। और उस समय इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स थे? 552 स्टेट्स थे। और इन सभी को बोला गया था या तो आप इंडिया का पार्ट बन सकते हैं या तो आप पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं। तो इसमें से 549 स्टेट जो थी वो इंडिया का पार्ट बन गई थी, और 3 स्टेट जो थी वो पाकिस्तान का पार्ट बन गई थी। कौन कौन से 3 स्टेट थी जो कि पाकिस्तान का पार्ट बन गई थी? फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड हैदराबाद एंड थर्ड जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में है। बाद में क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर केम टू इंडिया व्हेन महाराजा हरि सिंह जी साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको बाद में क्या इंडिया में इंक्लूड कर लिया जाता है। कब? जब महाराजा हरि सिंह जी ने साइन करा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, मतलब एक एग्रीमेंट साइन करा था किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू के
के साथ। हैदराबाद को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। कब? ये पुलिस के द्वारा क्या कर लिया जाता है, हैदराबाद को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, इंडिया का पार्ट बन जाता है। और जूनागढ़ को कैसे इंक्लूड करा जाता है इंडिया के अंदर? यहाँ पे रिफरेंडम हुआ था। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है यहाँ के लोगों से पूछा गया था कि आप इंडिया या तो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं या तो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं। तो इन लोगों ने बोला था कि हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, इसलिए जूनागढ़ जो है वो भी इंडिया का पार्ट बन गया था। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बात करता है? न्यू स्टेट्स कैन बी फॉर्म। न्यू स्टेट, नया स्टेट अगर हम लोग बनाना है तो कौन सा आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट कैन बी फॉर्म। आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम, बाउंड्री और बाइफरकेट कर सकता है किसी भी स्टेट को। पार्लियामेंट जो होती है संसद, वो किसी भी स्टेट की नाम, बाउंड्री, बाइफरकेट मतलब होता है तोड़ सकती है किसी भी स्टेट को। और जो बाइफरकेशन ऑफ द स्टेट होता है और बाउंड्री और नेम ऑफ द स्टेट चेंज होता है, इन दोनों का प्रोविजन अलग होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे बाइफरकेशन ऑफ द स्टेट का। इसका जो प्रोविजन होता है ये कौन कर सकता है? बाइफरकेशन ऑफ द स्टेट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है संसद, वो क्या कर सकती है? बाइफरकेशन ऑफ द स्टेट कर सकती है। जो बिल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ईदर हाउस से पार्लियामेंट स्टार्ट होगा। या तो ईदर हाउस का मतलब होता है या तो लोकसभा से स्टार्ट होगा या तो राज्यसभा से जो बिल है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन और बाइफरकेशन हो जाएगा, स्टेट का बाइफरकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर बाउंड्री और नेम चेंज करना है, स्टेट का बाउंड्री और नेम चेंज करना है, तो बिल जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टेट से स्टार्ट होता है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा या विधान परिषद से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट को दिया जाता है, प्रेसिडेंट देखते हैं, उसके बाद वो रिफर कर देते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होता है? उसको उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट का 50% प्लस 1। सिंपल मेजोरिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में अभी कितनी सीट्स हैं? 543 सीट्स है, 543 सीट्स हैं। और आज उन लोग की मीटिंग है और मीटिंग में सिर्फ 300 लोग ही क्या है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कितने हैं? 300 लोग प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का 50% मतलब प्रेजेंट 300 लोग प्रेजेंट है, तो 300 का 50% यानी कि 150 प्लस 1 मतलब 151 लोगों ने अगर बिल को मतलब पास कर दिया तो क्या हो जाएगा? बाउंड्री और नेम ऑफ द स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज नेम कैन बी चेंज बाय द प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरी, अगर किसी यूनियन टेरिटरी का नाम हम लोग को चेंज करना है तो कौन चेंज कर सकता है? प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं। ये बात करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? नो अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी चेंज इन द आर्टिकल 2 एंड 3। मतलब कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग को किसी भी तरह का चेंज करना है। किसमें? आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में। अमेंडमेंट जो होता है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? अमेंडमेंट कम अंदर आर्टिकल 368 के अंदर आता है। पार्ट कौन सा होता है? याद रखिएगा, पार्ट 20 होता है और आर्टिकल 368 होता है। अमेंडमेंट के बारे में बात किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, मतलब कि जितने भी 552 स्टेट है, उसको आज जानते हैं कि आप लोग इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। उसको कैसे करा गया था, इन सब के बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्टेट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए फर्स्ट आता है कमेटीज बनाई गई थी 1948 में। एक कमेटी बनी थी, कौन सी? एस.के. ढार कमेटी बनी थी। एस.के. ढार कमेटी ने क्या बोला था कि मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, राजनीतिक के बेसिस पे आप क्या करिए? स्टेट को डिवाइड कर दिए, ना कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है जेवीपी। 1948 में ही एक जेवीपी कमेटी बनी थी। जेवीपी कमेटी के अंदर 3 लोग थे। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल और थर्ड बी सीतारामैया। इन लोगों ने भी क्या बोला था कि मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करने का आइडिया इन लोगों ने भी क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को हटा दिया गया था। फिर 1953 में क्या होता है? एक पर्सन होता है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश। अ पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उनका नाम क्या था? पोट्टी श्री मल्लू वेंट ऑन फास्ट, मतलब वो फास्ट पे चल जाते हैं, व्रत रख देते हैं। और उन्होंने क्या बोला था? हिज साइड डेथ मद्रास। मद्रास उस समय एक स्टेट है, मद्रास
मद्रास, उन्होंने क्या बोला था, मद्रास शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस, मतलब पोट्टी श्रीमलू ने क्या बोला था, मद्रास जो स्टेट है उसको डिवाइड कर दो, किस बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे। उसके बाद क्या हो गया था, जब पोट्टी श्रीमलू की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या गया था, मद्रास को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश जिसमें तेलुगु स्पोकन, मतलब तेलुगु स्पीक करते थे, और नेक्स्ट आता है तमिलनाडु जहाँ पे तमिलियन स्पोकन थे। तो याद रखिएगा, मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे बनने वाला पहले स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश था जिसमें तेलुगु स्पोकन रहते थे, और जो दूसरा स्टेट बना था वो तमिलनाडु था जिसमें तमिलियन स्पोकन थे। फिर क्या हुआ था 1953, इन 1953 अ न्यू कमेटी वाज फॉर्म्ड। 1953 में क्या बनाया गया था, एक नई कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम क्या था, फैजल अली कमेटी थी। और फैजल अली कमेटी में 3 लोग थे। फर्स्ट है फैजल अली जो कि चेयरमैन थे इस कमेटी के। नेक्स्ट के एम पानेकर थे, और थर्ड जो पर्सन थे एच.एन. कुंजरू थे। ये 3 पर्सन बनाए गए थे। फैजल कमेटी पूछी जाती है कि फैजल कमेटी किस लिए बनाई गई थी, स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करने के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1953 में बनाई गई थी। इस कमेटी में कितने पर्सन थे, 3 पर्सन थे। फैजल अली चेयरमैन थे, एच.एम. कुंजरू थे, के.एम. पानेकर थे, एच.एन. कुंजरू थे। फिर क्या होता है, एक अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था, जिसमें क्या कर दिया गया था, 6 स्टेट बना दिया गया था, 14 स्टेट बना दिया गया था एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। पूछा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए थे। तो 14 स्टेट बना दिए गए थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी जो बनाए गए थे वो कौन से अमेंडमेंट के तहत बनाए गए थे, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में बना दिए गए थे। और 2 पर्सन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे इस, मतलब इतने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट करने में। फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सेकंड थे वीपी मेनन। इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से। सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन जो थे, ये 2 पर्सन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट को करने में, बहुत इन लोगों ने मदद की थी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं कल एक बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।